टेट्रासाइक्लिन के अंदर सबसे पहले नंबर पे इसके नाम पर आते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो सी है ये टेट्राजन में आ रहा है 4, और साइक्लिन का मतलब है साइकिल्स की बात हो रही है। तो इसका स्ट्रक्चर जो सा है वो हमारे पास एविडेंट है कि इसमें 4 साइक्लिकल स्ट्रक्चर्स कह लें होते हैं। तो हमारे इस वजह इसका नाम टेट्रासाइक्लिन्स है। अब टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर आ जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो काफ़ी ईजी ही है, मतलब इन द सेंस के इसमें कोई ऐसा सच ख़तरनाक किस्म की बात नहीं, सिवाय इसके जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी वो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो जाती है बाय पैसिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मतलब अगर बंदा कहे कि टेट्रासाइक्लिन 4 साइकिल्स वाली कोई ड्रग है, तो अगर कोई बंदा सोचे कि एक साइकिल हो जिसके 4 टायर हों, वह एक्टिवली भी उसको बंदा चला सकता है और पैसिवली भी उसको चलाना इजी है, ठीक है। जबकि जो बाईसाइकिल होती है उसके अंदर आपको हर हाल में एक्टिवली चलाना पड़ता है। अगर आप पैसिवली चलाने की कोशिश करेंगे तो गिरेंगे, यानी कि आप सोचें कि कोई धक्का मार के चलाए तो मोस्ट प्रोबेबल चांस आप गिरेंगे। लेकिन टेट्रा के अंदर आपको धक्का मार के कोई चलाए पैसिव डिफ्यूजन या आप खुद एनर्जी लगा के चलाएं, किसी सूरत आप गिरेंगे नहीं। सो टेट्रासाइक्लिन दोनों तरह से अपना ज़रिया इस्तेमाल करती है और सेल के अंदर दाखिल होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और ये ह्यूमन सेल भी हो सकता है, जिसमें ह्यूमन सेल के अंदर दाखिल होकर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। तो बहरहाल ये इस तरह से सेल में दाखिल हो जाती है। ऐसे सेल में दाखिल होकर क्या करती है, टेट्रासाइक्लिन जो सी है ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। और किस तरह से करती है, 30 राइबोसोमल सब यूनिट। कमिंग वीडियोज़ के अंदर मैं इस बात को ज़रूर बताऊँगा कि कितने उनसे हैं एंटीबायोटिक्स जो कि राइबोसोमल कौन से वाले राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, ताकि वो अलग-अलग हो जाए, ठीक है। उसको मैं अलग वीडियो बना के कर दूँगा। अच्छा, तो इसका काम ये है कि याद होगा कि हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि 3 साइट्स होती हैं राइबोसोम के ऊपर। ये ई होती है, ये पी होती है और ये ए होती है। ई पी ए साइट्स होती है। ए एक्सेप्टर साइट होती है, ई इलॉन्गेशन साइट होती है, सॉरी पी जो सी है वो पेप्टिडाइल साइट होती है, और ई जो सी है वो एग्जिट साइट होती है। तो होता ये है कि टी आर एन ए 7 आदमी अमाइनो एसिड लेकर इस साइट पर आता है, जिसको हम ए साइट कहते हैं, एक्सेप्टर साइट। और यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टी आर एन ए होता है जिसके साथ ये पूरी चेन जुड़ी हुई होती है। तो पेप्टिडाइल रिएक्शन होता है जिसमें इलॉन्गेशन होती है और यहाँ से पूरी की पूरी अमाइनो एसिड की चेन आई हुई है, पॉलीपेप्टाइड चेन आई, ये अमाइनो एसिड्स को ऐड कर लेती है, यहाँ पर हो जाता है और ये राइबोसोम आगे मूव कर जाता है। इसकी मैं ना वीडियो दिखाता हूँ। In both eukaryotic and prokaryotic cells, protein synthesis involves initiation, elongation, and termination. In bacteria, initiation happens when the 50S and 30S subunits bind to the mRNA sequence to form a ribosome mRNA complex. The mRNA serves as a blueprint for the protein that'll be synthesized. It's made up of 3 nucleotide long sequences, called codons. Transport RNA, or tRNA, carrying different amino acids can bind to these codons with their matching anticodons. The complete ribosome mRNA complex has 3 sites where the tRNA can enter and bind. These are called the A, or amino acyl site, the P, or peptidyl site, and the E, or exit site. Elongation starts when the first tRNA, carrying a formal methionine amino acid, enters the P site and binds to the start codon. This causes a conformational change in the ribosome, which unlocks the A site for the next tRNA. A process called proofreading happens here, where only tRNAs with the matching anticodon can bind to the corresponding mRNA codon. After the next tRNA binds at the A site, the amino acid detaches from the tRNA in the P site and gets attached to the amino acid in the A site by the enzyme peptidyl transferase. This step is called transpeptidation, because the peptide chain is transferred from the P site tRNA to the A site tRNA. Now the A site has the newly formed peptide chain dangling from it, while the P site has an empty tRNA with no amino acids. In the final stage of elongation, the ribosomes slide across the mRNA, and the A site sits above a new codon. The tRNA that was in the A site slides over to the P site, and the tRNA in the P site slides over to the E site. Now a new tRNA with a matching anticodon binds, and the process repeats until a long peptide chain, called a protein, is synthesized. Finally, termination happens when the ribosome comes across a termination codon on the mRNA. There are no tRNA anticodons that can bind to these,
so they signal the end of protein synthesis. Tetracyclines were originally derived from soil-dwelling Streptomyces bacteria. They get their name from their structure, which involves 4 rings bound together, so tetra for 4, and cyclins for rings. Tetracyclines bind to the A site on the 30S subunit of the ribosome, which inhibits the binding of tRNAs to the mRNA ribosome complex, and shuts down protein synthesis before it even starts. Tetracyclines are divided according to their duration of action. Short-acting tetracyclines, like tetracycline itself, have a half-life of around 8 hours, and long-acting ones like doxycycline and minocycline last for 16 hours or more. Now, some bacteria developed enzymes that can break down tetracyclines, or they have proteins on their membrane that could pump the medication out. So we developed glycyl cyclines like tigecycline, which are modified tetracyclines with an extra dimethylglycyl side chain. This prevents them from binding to bacterial proteins and enzymes so they can overcome bacterial defense mechanisms. Administration of tetracyclines is usually topical or per oral, but tigecycline is intravenous only. If used per orally, tetracyclines should not be taken with food because they readily bind with magnesium, iron, aluminum, and calcium, and the resulting molecule is then unable to be absorbed. That's why tetracyclines are not given to patients on iron and calcium supplements, as well as antacids, which can contain aluminum salts. Tetracyclines are broad spectrum, meaning they can target a wide variety of gram-positive and negative bacteria. They're often used to treat severe acne or community-acquired pneumonia. Tetracyclines also tend to accumulate within human cells, which makes them useful to treating intracellular pathogens. Common intracellular bacteria include Mycoplasma pneumoniae, which causes atypical or walking pneumonia, and Chlamydia trachomatis, which causes chlamydia. Less common diseases include those transmitted by ticks, like Rocky Mountain spotted fever from Rickettsia species, rabbit fever or tularemia from Francisella tularensis, and Q fever, which is more commonly. अच्छा, मेरे ख्याल से उस वीडियो से अब समझ तो आ गई होगी। अब हम इससे आगे फॉरवर्ड चलते हैं। अब हमारे पास ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हो ही गया है अब हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना, वो हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड रेजिस्टेंस है। यानी ये क्या था, सेल के अंदर दाखिल होता था पैसिव एक्टिव ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी यही है कि इम्पेयर्ड इन्फ्लक्स और इंक्रीज इफ्लक्स, यानी ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल नहीं होने दी जाए या ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल दी जाए। जैसे कि इसको दाखिल होने की ज़रूरत थी तो हम उस प्रोसेस को ख़राब कर दें तो रेजिस्टेंस उसकी वजह से हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या था, राइबोसोम के अंदर दाखिल, राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट करता था और उसकी वजह से एक्शन देता था। हम ऐसा करते हैं कि राइबोसोम को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि वो टेट्रासाइक्लिन जो थी वहाँ पर काम ना कर सके। या फिर एक तीसरा काम है जिसमें एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन है। अच्छा, इसमें मैंने चीज़ जो इंटरेस्टिंग देखी ना, जिसकी वजह से मैं वीडियो को बनाने के ऊपर आया था, वो ये थी बेसिकली, ये टेट ए, टेट के, टेट एम, ये 3 बातें जो सी ना मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं। पता नहीं इसकी पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, लेकिन ए ई का मतलब है ए टू ई, और ये टेट मेरे ख्याल में टेट्रासाइक्लिन के लिए होगा। ये कोई पंप का नाम है जो कि टेट्रासाइक्लिन ए से लेकर ई तक उन पंप्स के नाम हैं, यानी ए बी सी डी ई, ये सारी की सारी पंप्स हैं जो कि इफ्लक्स पंप्स हैं, और ये सिर्फ जो ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं, और इनका काम जो है वो टेट्रासाइक्लिन को इनकी इफ्लक्स करना है सेल के अंदर से। और उसमें डॉक्सीसाइक्लिन, एमिनोसाइक्लिन भी है और टेट्रासाइक्लिन, ये सारी की सारी इसमें शामिल है। टीकीसाइक्लिन इसमें शामिल स्टिल नहीं है, ठीक है। सो टाइगासाइक्लिन या टीकीसाइक्लिन जो दिल चाहे बोलें, टीकीसाइक्लिन जिनसी है उसके लिए रेजिस्टेंस इस पंप के ज़रिए नहीं आ रही। नेक्स्ट पर आ जाए, टेक के। ये टेट के जो है ये हमारे पास सिर्फ स्टाफ के लिए, ठीक है, ये स्पेसिफिक है इसके लिए, और इसका इसकी रेजिस्टेंस जो सी है सिर्फ टेट्रासाइक्लिन के लिए, डॉक्सीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन या टीकीसाइक्लिन किसी के लिए नहीं है। और फिर आगे जा जाए टेट एम, वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, चैनल कोई नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन प्रोटीन है जिसमें हमने यहाँ पे जिक्र किया था, राइबोसोमल प्रोटेक्शन। तो ये दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर कवर अप हो रहा है टेट एम के अंदर। राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन है जो कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर भी टीकीसाइक्लिन जो है वो रेजिस्टेंट नहीं होगी, यानी कि टीकीसाइक्लिन इफेक्टिव होगी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी।
स्पेशल केस ये है कि टीकीसाइक्लिन जो सा है ये भी तो किसी केस में रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मानी इसके अगेंस्ट भी तो किसी कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तो वो है जी जनाब प्रोटियस एंड सूडोमोनास ओरिजिनल, दोनों पी से शुरू होते हैं और दोनों के दोनों जो से हैं वो टीकीसाइक्लिन टाइगर को काम नहीं करने देते। और इन दोनों बैक्टीरियाज के अंदर इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है ऑल टेट्रासाइक्लिन इंक्लूडिंग टीकीसाइक्लिन। सो मेरे ख्याल में काफ़ी मज़े की बातें होंगी। इसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है जिस तरतीब से पढ़ना चाहिए वो होना चाहिए टेट के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद टेट ए टू ई जिसके अंदर रेजिस्टेंस टूवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन प्लस मिनोसाइक्लिन भी है, ठीक है। देन हम टेट एम पर आ जाएँ जिसके अंदर हमारे पास अगेन रेजिस्टेंस टूवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन मिनोसाइक्लिन है, लेकिन टीकीसाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। यानी कि अगर कहा जाए टेट के अकेला है जिसकी रेजिस्टेंस अकेली टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट है, डॉक्सी मिनो उसमें नहीं है। बाकी टेट ए टू ई या टेट एम हो, सब की रेजिस्टेंस सारी टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट है एक्सेप्ट टीकीसाइक्लिन। और टीकीसाइक्लिन की रेजिस्टेंस तो खसूसी तौर पर हमने बता ही दी है।